Dear students, welcome to you in 14th lecture of atomic structure. Topics are classical and quantum mechanics, quantum mechanical model, and orbitals, subshells and shells. Clear? Now we go. First topic, classical mechanics and quantum mechanics. क्लियर? एक्चुअली में दोनों पार्ट आपके जो है ये फिजिक्स पर बेस्ड है, तो इसकी एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसके अंतर्गत आता है क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लियर? इट इज गिवन फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर जो मैक्रोस्कोपिक में जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास में, जैसे फॉलिंग स्टोन है, पत्थर का टुकड़ा गिर रहा, ठीक है ना. तो जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, उनके लिए ये मैकेनिक्स डिस्क्राइब की है. और जो आपके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो केवल पार्टिकल नेचर शो करते हैं, उनमें वेव नेचर इनसिग्निफिकेंट होता है, ना के बराबर होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल. तो वो मेनली आपके खाली जो हैं पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना. विच show only particle nature. Their wave nature is significant. Insignificant. ये ना के बराबर है हमारे पास इनमें. तो जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है केवल पार्टिकल नेचर पर बेस करता है. पार्टिकल नेचर जैसे कि फॉलिंग स्टोन वगैरह, हमने कहा कोई बड़ी ऑब्जेक्ट हैं मूव कर रही है, उनके लिए हमारे पास. मगर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जब उनका मूवमेंट होता है तो वहां पर दो तरह के नेचर होते हैं, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. उनको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पर नहीं एक्सप्लेन कर सकते. उनके लिए फिर से दिया गया है अनदर, इट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स. एक्चुअली में जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो लाइक क्वांटा की तरह काम करते हैं, क्वांटम की तरह, लाइक फोटॉन की तरह वर्क करते हैं, इसलिए उनके लिए अलग से दी गई है क्वांटम मैकेनिक्स. क्लियर? ये इट इज फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स like moving electron, moving proton, moving alpha particle, and so on. And according to classical mechanism, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अंगेंस्ट था, और यह हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के फेवर है. And according to हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या था लोग पढ़ चुके हैं. simultaneously exact determination of position and momentum of a moving micro particle is impossible. तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका दिया गया है. it also according to dual nature
ऑब्जेक्ट या अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, अ मूविंग माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर है। एक बात और ध्यान रखेंगे, क्वांटम फिजिक्स जो आपका थ्योरेटिकल साइंस है, नाउ हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर? क्वांटम मैकेनिक्स इज थ्योरेटिकल साइंस, क्लियर, एंड दिस इज द स्टडी ऑफ moving microscopic particles have dual nature. Clear? इसको जो डेवलप करने वाले हमारे पास में, पहली बात तो उसको पहले ये देख लें कि इस बात को जो है अलग अलग दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में बताया है। एक थे आपके हाइजेनबर्ग और दूसरे हैं श्रोडिंगर। क्लियर? इंडिपेंडेंटली it was developed by Werner Heisenberg and also Erwin Schrödinger in 1926। वर्नर ने, हाइजेनबर्ग ने, श्रोडिंगर ने 1926 में इसको अलग अलग डेवलप किया, इसके बारे में बताया है, इसकी स्टडी की है, ठीक है ना। ये बट मेनली एक्सप्लेन्ड बाय Schrödinger, for which he won Nobel Prize in 1933। अगर आगे जाके उसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट हैं आपके श्रोडिंगर, इसके लिए 1933 में, ठीक है ना, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। यहाँ पर जैसे ये वेव्स हैं, इस प्रकार से मान लीजिए वेव चल रही है, इलेक्ट्रॉन वेव, मैटर वेव, यहाँ पर ये जो वैल्यू है दिस, इसको हम लोग यहाँ पर इससे लिखते हैं हम लोग आइजन फंक्शन इसे कहते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वेव एम्पलीट्यूड। क्लियर? वेव एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। और इसके लिए श्रोडिंगर साहब ने जो है एक श्रोडिंगर इक्वेशन भी दी हुई है हमारे पास, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिटेल में जो है हायर क्लासेस में, ग्रेजुएशन में, ठीक, डिटेल आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, ठीक है ना, अलग हट करके है। शॉर्टली इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये है आपका, दिस इज वेयर फाइज, इसको जो लोग लिख रहे हैं साइड,
इसको हम लोग यहाँ आइजन फंक्शन या वेव फंक्शन भी कहते हैं। आइजन फंक्शन और वेव फंक्शन। एंड एच कैपस्कार्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर and its energy। क्लियर? ये जो वेव फंक्शन हमारे पास में है, आइजन फंक्शन, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स को शो करता है एक्चुअली में। क्लियर? अब इस पर बेस्ड हमारे पास है यहां पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आइए देखते हैं। और आल्सो कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल। क्लियर? इस मॉडल में क्या बातें कही गई हैं, आइए उनके बारे में हम कुछ जानें। सबसे पहली बात क्या कही गई है, आइए वो देखते हैं। जहां एक आ गया है किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको क्वांटाइज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फोटॉन को क्वांटाइज नहीं करते हैं, उसको लोग क्वांटाइज नहीं कर सकते हैं। वो डिस्क्रीट लेवल पे होती है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है, उसको फिर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी शेल में हम लोग यहाँ पर। ठीक है ना? ये द एनर्जी of the electron in an atom is quantized। इसका मतलब क्या हो गया? It has discrete value होती है, that is definite and discrete value। किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो डेफिनेट होती है, डिस्क्रीट होती है, फिर उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया है वो क्वांटाइज्ड होती है। ध्यान रखें। अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको सॉल्यूशंस में हम लोग यहाँ पर फाई कह देता है आपको और साई कह देता है आपको। यहाँ पर वेव फंक्शन देता है हमारे पास में, ठीक है ना? और उसकी भी क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है। ऑन सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, देन values of psi, that is wave function, are also quantized। यानी उनको भी हम लोग अनिश्चित मात्रा में, अनिश्चित तौर से उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई। क्लियर? और फाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ध्यान रखिए। ठीक, वेव फंक्शन हैज
no physical significance. क्लियर? आइए कुछ और बातें जान लेते हैं साथ में। It follows Heisenberg प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब इसी के कुछ पॉइंट्स में हम लोग ऑर्बिटल्स, सबशेल्स, शेल्स के बारे में जान लेते हैं। यहां पर जो आपका वेव फंक्शन का स्क्वायर होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कार्ड आइजन डेंसिटी। इसको आइजन डेंसिटी के नाम से भी हम लोग यहां पर, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग इसका। एटम इज क्लियरली divided into two parts. Small a number are positively charged atomic nucleus, और ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल बहुत छोटा होता है, ठीक, विच इज हाईली स्मॉल कंपेयर टू एटम। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक, जहां पर इस मॉडल के हिसाब से डिस्क्रीट ऑर्बिट्स नहीं होते हैं, डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होते हैं, ठीक। वहां क्या होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। वास्ट एरिया, अराउंड द न्यूक्लियस, क्लियर? अब जो ये आपका वास्ट एरिया है, इस वास्ट एरिया में क्या होता है, बहुत से 3 डायमेंशनल डिफरेंट एनर्जी के रीजन्स होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। दैट्स आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Many 3-dimensional regions of definite energies are found around the nucleus, in which probability of finding of electrons is maximum, called atomic orbitals.
तो एक्चुअली में न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत से 3 डायमेंशनल रीजन होते हैं, उन्हें हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक, दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स may be 4 types. What is the s orbital? These are spherical in shape. And p orbitals, dumbbell shaped. And d orbital, double dumbbell shaped. And f orbital, complex shaped. वैसे आपकी जो इनकी मीनिंग है, एस वर्ड की मीनिंग है शार्प, पी मीन्स है प्रिंसिपल, डी मीन्स है डिफ्यूज और एफ मीन्स है फंडामेंटल। क्लियर? अब आपके जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये परस्पर कंबाइन होते हैं आपस में और कंबाइन होकर बनाते हैं सबशेल्स एंड आल्सो कॉल्ड सब एनर्जी लेवल्स। Atomic orbitals combine to form subshells or also called sub-energy levels। यहां ध्यान रखेंगे सिमिलर शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। जैसे p ऑर्बिटल्स कैसे हैं आपके, डम्बल शेप्ड, वो आपस में कंबाइन होते हैं तो p सबशेल बनते हैं। ऐसे d सबशेल्स कंबाइन होंगे, सॉरी d ऑर्बिटल्स तो d सबशेल बनेंगे। ठीक, उसी बेस पर ही भी आपके 4 प्रकार के हैं। These are 4 types, S, P, D and F। S subshell is formed by one s orbital, while p subshell by combination of 3 p orbitals, and d subshell by combination of 5 d orbitals, and f subshell by combination of 7 f orbitals। Now again, अब जो ये सबशेल्स बनी है, ये सबशेल्स आपस में कंबाइन होती हैं और उनका जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग कहते हैं शेल्स या एनर्जी लेवल्स। सबशेल कंबाइन टू फॉर्म शेल्स और मेन energy levels designated KL, ML and so on। इस प्रकार से आपके सबशेल्स बनते हैं और सबशेल्स से फिर शेल्स बनते हैं। क्लियर हो गई बात? और सबको मिलाकर के न्यूक्लियस के साथ जो बनता है उसे हम लोग एटम कहते हैं। ये एटम का एक स्ट्रक्चर।
अब इसके बाद जो अपना आपको टॉपिक है इन क्वांटम के ऊपर हमारे पास ध्यान दीजिएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब के लिए श्रोडिंगर ने बताया है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर energy of an electron is described by 3 numbers. इन नंबर्स को हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं and these quantum numbers are principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. बाद में मालूम हुआ कि इन 3 से हमारा काम नहीं चलेगा और उसके लिए 4th क्वांटम नंबर की भी जरूरत हुई है। उसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो।